अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को ऑफसेट पार्टनर चुना, जबकि उसके पास इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने दसॉ सीईओ पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। दूसरी तरफ दसॉ फ्रांस और मोदी सरकार ने गांधी के आरोपों को खारिज किया है। राफेल डील में विमानों की कथित तौर पर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई कीमत, सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को सौदे से बाहर रखे जाने, अनिल अंबानी की कंपनी को दसॉ द्वारा ऑफसेट पार्टनर बनाए जाने और कथित तौर पर सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बिना मंजूरी के ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सौदे के ऐलान जैसे मुद्दों को लेकर विवाद था। राफेल डील को लेकर मुख्य विपक्षी कांग्रेस काफी हमलावर थी और मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी। सौदे के विवादों में घिरने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। कांग्रेस इस सौदे में भारी अनियमितताओं का आरोप लगा रही थी। उसका कहना था कि सरकार हर एक विमान 1670 करोड़ रुपए में खरीद रही है, जबकि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने प्रति विमान 526 करोड़ रुपए में कीमत तय की थी। पार्टी ने सरकार से जवाब मांगा है कि क्यों सरकारी एरोस्पेस कंपनी एचएल को इस सौदे में शामिल नहीं किया गया। सिन्हा साहब के पास चलती। सिन्हा साहब, ये आरोप थे और कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बावजूद भी राहुल गांधी गाली गलौज पर कायम हैं। मैं आरोप नहीं कहूंगा क्योंकि आरोप में भी कुछ तथ्य होता है, इसलिए आरोप कहा जाता है। मैं गाली गलौज कह रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने 3 मुद्दा उठाया था कि प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है, हायर कीमत पे खरीदा गया है और ऑफसेट क्लॉज में मदद किया गया है, उसको 30,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया है। तीनों मुद्दों पे कह दिया है कि इसमें कोई दम नहीं है और पूरा पिटीशन खारिज किया है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट अथॉरिटी है इस देश में, उसने सरकार के ऊपर उसके सही निर्णय पे अपना मोहर लगाया है। तो यदि अब राहुल गांधी उस 2 बातें हैं, यदि राहुल गांधी अभी भी छड़प रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या उनको मुख्य न्यायालय में विश्वास है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का क्या देश में सबसे पुरानी पार्टी का प्रेसिडेंट क्या इस तरह से बकवास करके झूठी बात कह के कोई उसको कुछ ना हो, क्या ये संभव है? क्या इस देश का क्या ये मौजूदा स्थिति में ये नहीं चाहिए कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बने जिसमें ऐसे ऐसे नेता लोग जो प्रेसिडेंट है पुराने पार्टी के, इस तरह के बिना बात के बिना आधार के वक्तव्य देते हैं तो उनको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं चाहिए कि राहुल गांधी को 15 साल के लिए बैन करे कि वो गैर जिम्मेदार वक्तव्य दे रहे हैं? एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का स्ट्रेटजी क्या है इस पूरे खेल में। इस कांग्रेस की स्ट्रेटजी है कि मोदी जी की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो है उनका चरित्र और उनकी ऑनेस्टी। उनकी ऑनेस्टी ये सबसे बड़ा उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसी को डिस्ट्रॉय करो, उसी को बर्बाद करो कि कांग्रेस तो भ्रष्ट पार्टी है, तो आप ये साबित करो कि मोदी जी भी भ्रष्ट है। तो ये स्ट्रेटजी उन्होंने वाजपेयी जी के टाइम पे भी किया था और कॉफिन स्कैम का बाउंडर शुरू किया था और जिसके वजह से बहुत ही हंगामा हुआ और वाजपेयी जी अपना टर्म रिपीट नहीं कर पाए। ये पुरानी साजिश, पुरानी स्ट्रेटजी कांग्रेस की रही है और उसी स्ट्रेटजी को फिर राहुल गांधी फॉलो करना चाहता है। और जब रफाल के फ्रेंच प्रेसिडेंट रफाल के एरिक ट्रेपियर बोलते हैं कि सब कुछ हम पर कोई दबाव नहीं दिया गया है और उसके बावजूद यदि राहुल गांधी उछलते हैं तो ये गैर जिम्मेदारा वक्तव्य है और इस पे इलेक्शन कमीशन को एक्ट करना चाहिए और राहुल गांधी से शो कॉज नोटिस मांग के 15 साल के लिए राजनीतिक क्षेत्र से उनको बैन करना चाहिए। मैं आपको ये सिन्हा साहब दिखाना चाहता हूं कि आखिर ये सौदा जिन्होंने खुद किया था कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में, तब क्या था और उसके बावजूद राहुल गांधी आज क्या कहा है। देखिए, भारत ने 2007 में 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। यूपीए सरकार के दौरान राफेल खरीद सौदा नहीं हो पाया था और उस समय सौदे को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत ही चलती रही। तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने भारतीय वायुसेना से प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। इस बड़े सौदे के दावेदारों में लॉकहीड मार्टिन के
F-16 यूरोफाइटर टाइफून, रूस के मिग 35, स्वीडन के ग्रिपेन, बोइंग का FA-18S और दशॉ एविएशन का राफेल शामिल था। लंबी प्रक्रिया के बाद दिसंबर 2012 में बोली लगाई गई। दशॉ एविएशन सबसे कम बोली लगाने वाली निकली। मूल प्रस्ताव में 18 विमान फ्रांस में बनाए जाने थे, जबकि 108 हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किए जाने थे। यूपीए सरकार और दशॉ के बीच कीमतों और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर लंबी बातचीत हुई थी। अंतिम वार्ता 2014 की शुरुआत तक जारी रही, लेकिन सौदा नहीं हो सका। प्रति राफेल विमान की कीमत का विवरण आधिकारिक तौर पर कभी घोषित नहीं किया गया था, लेकिन तत्कालीन यूपीए सरकार ने संकेत दिया था कि सौदा 10.2 अरब अमेरिकी डॉलर का होगा। कांग्रेस ने प्रत्येक विमान की दर एवियोनिक्स और हथियारों को शामिल करते हुए 526 करोड़ रुपए बताई थी। तो ये तो कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि अगर आप आरोप इस तरीके से लगा रहे तो फिर तो आपको भी चोर कहा जा सकता है। बल्कि मैं आज आपके सामने पूरी लिस्ट दिखाने वाला हूं। बल्कि मेरे पास तो ये लिस्ट क्या, एक पुस्तक कम पड़ेगी जितने आरोप नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, इन तमाम लोगों पर लगे हैं। और इनके दाहिने बाइने हाथ जो विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री थे, जिनकी थैलियां यहां तक पहुंचने की आरोपों की बात होती है, उनके भी जोड़े जाए तो फिर तो चोर छोटा आरोप है। फिर तो गांधी परिवार को डकैत कहेंगे तो भी कम पड़ेगा, अगर इसी तर्क के आधार पर राहुल गांधी का तर्क जोड़ा जाए तो। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चौहान है जी। आप लाइव में जुड़े हैं, क्या कहना है? मेरा नाम प्रदीप चौहान है। मुझे ये कहना है जी, ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इनको इतने ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ये बेईमान कह रहे हैं। इन पे कम से कम 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा होना चाहिए। और कुछ आरोपों को पैसे में नहीं तोला जा सकता। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, ये नरेंद्र मोदी व्यक्ति का मुद्दा है नहीं। नरेंद्र मोदी अपना व्यक्तिगत देख लें। देश के प्रधानमंत्री पर जब आरोप लगे, हाँ, उसने सफाई देनी चाहिए, उसने अग्नि परीक्षा में बैठना चाहिए, क्योंकि जब आरोप लगता है तो उसकी सफाई देना प्रभु रामचंद्र जी के आदर्श को मानने वाले लोगों को करना चाहिए। वो परीक्षा उन्होंने दी। देश के सर्वोच्च न्यायालय, जिसके ऊपर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाकर भी आज उन्होंने मोदी जी के फेवर में फैसला दिया। इस अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद तो फिर अब मोदी, उनकी पार्टी, उनके समर्थकों ने राहुल गांधी या उनके पार्टी पर मुकदमा करना चाहिए। और वो मुकदमा पैसे का नहीं होना चाहिए। ये क्रिमिनल डिफामेशन केस है, ये तो आपराधिक बदनामी का केस है। और इसलिए आपराधिक बदनामी के केस को कांग्रेस के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर करना बीजेपी ने जरूरी है। कॉलर, जय हिंद। नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल से। बोलिए संजय जी। ऐसा है कि राहुल गांधी एक संदिग्ध व्यक्ति है, क्योंकि डोकलाम के समय ये व्यक्ति चाइना दूतावास में जाकर क्या कर रहा था, यह सभी लोग जानते हैं। चीन की मीडिया ने इसका खुलासा किया कि चीन दूतावास में आया था, लेकिन इसने अपने कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने कभी खुलासा नहीं किया। और आज तक ये संदिग्ध है कि ये क्यों गया था, किस लिए गया था। राफेल का जो सौदा है, यह पाकिस्तान और चाइना से बढ़त ले लिया है युद्ध क्षेत्र में। अब यह चाइना और पाकिस्तान का सरदर्द बन चुका है, इसलिए राहुल गांधी को लग रहा है कि इस काम में लगाया गया है। मेरा अनुरोध है कि भारतीय सरकार इस राहुल गांधी का नार्को टेस्ट करावे और यह पता करे कि ये आदमी किसके लिए इस मुद्दे को उठा रहा है। जेपीसी में जाने का मतलब ये है कि जो गुप्त चीजें दी गई सुप्रीम कोर्ट में फाइल लिफाफे में बंद करके, वह चीजें जेपीसी में खुलासा हो जाएंगी और सबको सार्वजनिक हो जाएंगी कि राफेल में कौन कौन से तकनीक प्रयोग किए गए हैं। पहली बात। और दूसरी बात, जिस राफेल को लेके इन तीनों राज्यों में इन्होंने जो जीत दर्ज की है, चुनाव आयोग से अनुग्रह किया जाना चाहिए
बिल्कुल फिर बिल्कुल, से- आप बड़ी गंभीर बात करें कॉलर, और कॉलर की इस बात से कुछ लोगों को हो सकता है कि लगे कि राहुल गांधी का डिफामेशन है। तो राहुल गांधी को अपनी बातों के पुख्ता तथ्यों के आधार पर अगर जवाब देना नहीं बनता है तो यह आरोप सुनने होंगे। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसको पूरे यहां तक कि बंद लिफाफे में सरकार से जानकारी मांगी गई, और आज प्रशांत भूषण ने जब मीडिया को बाइट दी, अगर आप ध्यान से मीडिया की बाइट सुने तो ये कह रहे हैं कि जहां आपको 100 से ज्यादा विमान चाहिए वहां 36 आपने लेने का निर्णय कैसे किया? भाई आप ज्यादा बढ़ाए तो आपत्ति कर सकते हैं ना, कम ले तो आपत्ति कर सकते हैं। ऐसे ऐसे तर्कों के आधार पर बदनामी का काम हो रहा है। लेकिन आपको मैंने थोड़ी देर पहले डील दिखाई जो यूपीए सरकार ने सोनिया गांधी राहुल गांधी की मां ने की थी, और अभी हम आपको बताते हैं कि उसी डील को कैसे फायदे में मोदी सरकार ने किया था। देखिए, भारत और फ्रांस ने 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 23 सितंबर 2016 को लगभग 59,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। सौदा दोनों देशों की सरकारों के बीच हुआ है। भारतीय एयरफोर्स के अपग्रेडेशन के प्लान के तहत ये डील हुई है। इन जेट्स को फ्रांस की दसॉ कंपनी ने तैयार किया है। विमान की आपूर्ति सितंबर 2019 से शुरू होगी। इस सौदे की जमीन अप्रैल 2015 में पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर तैयार हुई थी। 10 अप्रैल 2015 को पीएम मोदी और तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने संयुक्त बयान जारी कर बताया था कि दोनों सरकारें 36 राफेल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के सौदे के लिए सहमत हैं। ऑफसेट क्लॉज के मुताबिक दसॉ को सौदे के बदले में उसकी कुल राशि की आधी रकम के बराबर भारत में निवेश करना है। क्योंकि 36 विमानों की खरीद का सौदा 59,000 करोड़ रुपए का है, लिहाजा दसॉ को भारतीय कंपनियों में इसके आधे यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए के बराबर निवेश करना है। दसॉ ने ऑफसेट पार्टनर के तौर पर रिलायंस डिफेंस समेत कई भारतीय कंपनियों को चुना है। ये कंपनियां दसॉ के लिए विमानों के पार्ट्स बनाएगी। सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े। सिन्हा साहब, हमने करीब करीब सारे बातें दिखाई कि कांग्रेस ने क्या तय किया था, बीजेपी के सरकार ने क्या तय किया, राहुल गांधी पहले क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर क्या कह रहे। अब इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जैसा मैंने कहा कि ये राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र का कांग्रेस एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चीन, पाकिस्तान नहीं चाहती है कि रफाल खरीदा जाए, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल जब रफाल पे लोड होगा तो बहुत ही घातक चीन और पाकिस्तान के लिए साबित होगा। तो कांग्रेस उसका एक मुखौटा बन गया है, विलिंग पार्टनर हो गया है, और देश की सुरक्षा के लिए कांग्रेस देश की सुरक्षा को दरकिनार कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी क्यों इंसिस्ट कर रहा है, क्यों इस पर दबाव जोर डाल रहा है कि टेक्निकल डिटेल्स को सार्वजनिक करो, क्यों पब्लिक डोमेन में लाओ, क्यों? ये गोपनीय इक्विपमेंट है। कुछ ऐसे मिसाइल उस एयरक्राफ्ट पे डाले जाएंगे जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता। तो ऐसे चीजों को मेंशन करके राहुल गांधी राष्ट्र की सुरक्षा को एकदम खतरे में डाल रहे हैं। और ये अगर हमारे हथियार की जानकारी चीन को, पाकिस्तान को मिल जाए तो हथियार लेके ही क्या फायदा है? और दूसरी बात जो सुरेश जी मैं कहना चाहता हूं कि ऑफसेट क्लॉज का ऑफिशियली अभी तक डसॉल्ट के पास ऑप्शन है, और एग्रीमेंट में है कि नवंबर 2019 तक उसको ऑफिशियली नाम बताना है। तो जब 2019 में बताना है तो ये 18 में इसकी चर्चा इतना बवाल क्यों हो रहा है? एक और बात है, जब एयर शो हुआ था बेंगलोर में तो एरिक टैपियर सीईओ ने 2012 में खुलासा किया था कि हम रिलायंस डिफेंस के साथ ये ऑफसेट क्लॉज का पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। 2012 में मोदी जी कहाँ थे? वो तो मुख्यमंत्री थे। तो मुख्यमंत्री कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? मनमोहन सिंह इन्फ्लुएंस किए होंगे। उस समय तो मोदी जी स्टेज पे और रडार पे थे ही नहीं। तो ये जो इस तरह का बकवास है, बिना आधार के बात करने वाला ये गैर जिम्मेदार राहुल गांधी, इसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए कि क्या ये नशा करता है, इसका मानसिक स्थिति क्या है, ये असंतुलित इसका मन है, और ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब रखता है, जो कि बोलता है इधर से आलू
आप जब ये बातें कह रहे हैं तो कांग्रेस वाले कहेंगे कि आप तो सेना के पूर्व जनरल है, लेकिन आप बीजेपी के लिए बात कर रहे हैं। ये बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। क्रिकेट में आपको धोनी चाहिए, क्रिकेट में आपको गावस्कर चाहिए, लेकिन राष्ट्र को लीड करने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए इतना नालायक आदमी राहुल गांधी चाहिए। तो हमको नालायक टीम कैप्टन नहीं चाहिए, हमको लायक चाहिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और फौजी होने के नाते ये मेरा हक बनता है कि वो चीज जिसपे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में आए, वो चीज जिससे दुश्मन को, देश को शक्ति मिले, वो चीज जिससे राहुल गांधी की हरकतों से हमारी बेइज्जती हो, तो हम उसका मुद्दा उठाएंगे। और इसलिए यदि कोई हमको कहता है कि मैं बीजेपी का हूं, तो कहते रहे, इससे मुझे कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, और मैं राष्ट्र हित में ऐसी आवाज उठाता रहूंगा। यदि कांग्रेस चाहती है कि मेरे मुंह मुखार बिंदु से अपना वो सपोर्ट लेना चाहती है, तो राष्ट्र हित में काम करके दिखाए। ये मत बोले कि पाकिस्तान के साथ हम बोलेंगे जब दोस्ती होगी तो हम उसके साथ और मैत्री वार्ता करेंगे। इस तरह की जब बातें होती है, जब चुपके चीन के बिल्कुल, और सीधा साहब जब बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बावजूद भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी को चोर कहते हैं, तो फिर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम आजादी के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं पहले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानता हूं, इसलिए देश के दूसरे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर मुद्रा घोटाले का आरोप लगा था। वहां से शुरुआत करते हैं और प्रमुख उन घोटालों की लिस्ट आपके सामने लाते हैं। देखिए, गांधी परिवार के घोटाले आज से ही नहीं, आजादी के समय से ही चले आए हैं। नेहरू से लेकर वाड्रा तक सभी घोटालों में शामिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर लगे आरोपों पर। देश का सबसे पहला घोटाला था मुंदड़ा स्कैंडल। कोलकाता के उद्योगपति हरिदास मुंदड़ा को स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे घोटाले के तौर पर याद किया जाता है। इसके छींटे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी पड़े। दरअसल 1957 में मुंदड़ा ने LIC के माध्यम से अपनी 6 कंपनियों में 12 करोड़ 40 लाख रुपए का निवेश कराया था। ये निवेश सरकारी दबाव में LIC की इन्वेस्टमेंट कमेटी की अनदेखी करके किया गया था। जब तक LIC को पता चला, उसे कई करोड़ का नुकसान हो चुका था। इस केस को फिरोज गांधी ने उजागर किया, जिसे नेहरू खामोशी से निपटाना चाहते थे। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री TT कृष्णामाचारी को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें अंततः पद छोड़ना पड़ा। जो प्रधानमंत्री अपने वित्त मंत्री को बचाने के लिए खेल खेल रहा हो, क्या वो देश का सही हितैषी हो सकता है? ये बात सभी प्रधानमंत्रियों पर लागू होती है। नेहरू जी के लंबे कार्यकाल के ऊपर तमाम प्रकार की बातें उठी है कि आपको बताई, लेकिन मारुति घोटाला इंदिरा गांधी जी के नाम के साथ भी तब उछला था। देखिए, इंदिरा गांधी, उनके बेटे और बहू पर मारुति घोटाले का आरोप लगा। कार कंपनी की स्थापना से पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को यात्री कार बनाने का लाइसेंस मिला था। वर्ष 1973 में सोनिया गांधी को मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का MD बनाया गया। हालांकि सोनिया के पास इसके लिए जरूरी तकनीकी योग्यता नहीं थी। बताया जा रहा है कि कंपनी को सरकार की ओर से टैक्स, फंड और कई छूटें मिली थी, मगर कंपनी बाजार में उतारने लायक एक भी कार नहीं बना सकी और 1977 में बंद कर दी गई। ये घोटाला देश के लोगों को पता भी नहीं चला और खेल सत्ता से सबसे बड़े सौदागरों द्वारा खेला जाता रहा। किसी को भी इस घोटाले की सजा नहीं मिली, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग ही घोटाले को अंजाम दे रहे थे। उसके बाद नागरवाल घोटाला भी बड़ा चर्चा का मुद्दा रहा। इस पर भी देखिए, फिर कुछ और तथ्य आपको बताता हूं। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में ये घोटाला भी दर्ज है, जिसमें PMO को शामिल बताया गया था।
सेना के एक पूर्व कैप्टन रुस्तम सोहराब नागरवाला ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज की नकल करके संसद मार्ग स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा को फोन किया और उससे 60 लाख रुपए निकलवा लिए। घोटाला तब खुला जब नागरवाला ने पैसा लेने के बाद टैक्सी वाले को ढेर सारे नोट दिए। इसके बाद एसबीआई के हेड कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा को इस्तीफा देना पड़ा। नागरवाला को पकड़ा गया और उनकी जेल में ही मौत हो गई। नागरवाला ने रुपए निकलवाने के बाद बताया था कि प्रधानमंत्री दफ्तर के आदेश पर उन्होंने पैसा मांगा है और पैसा बांग्लादेश संकट से निपटने के लिए चाहिए। उसके बाद जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही, मैंने आपको नेहरू, इंदिरा गांधी और अब राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान का सबसे ज्यादा चर्चा वाला बोफर्स घोटाला देखिए। बोफोर्स कंपनी ने 1437 करोड़ रुपए के हॉवित्जर तोप का सौदा हासिल करने के लिए भारत के बड़े राजनेताओं और सेना के अधिकारियों को 1.42 करोड़ डॉलर की रिश्वत दी थी। आरोप है कि इसमें दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ सोनिया गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को स्वीडन की तोप बनाने वाली कंपनी बोफोर्स ने बतौर कमीशन 64 करोड़ रुपए दिए थे। इस सौदे में गांधी परिवार के करीबी और इतालवी कारोबारी ओतावियो क्वात्रोकी के अर्जेंटीना चले जाने पर सोनिया गांधी पर भी आरोप लगे, लेकिन बाद में मनमोहन सरकार ने सीबीआई जांच को बंद करा दिया था, ये कहते हुए कि कोई सबूत ही नहीं मिले। हालांकि विपक्ष ने राजीव गांधी को जबरदस्त तरीके से घेरा था और बाद की सरकारों ने जांच के आदेश दिए थे। ये कहा जाता है कि राजीव गांधी और कांग्रेस के लिए बोफोर्स घोटाला जी का जंजाल बन गया था। नेहरू गांधी घराने का काला चिट्ठा पूरा खोला जा सकता है जो आरोपों की बात हो रही है उसके साथ। और मैं तो आपको बस याद दिला रहा हूं, जिसको ब्रांडिंग की भाषा में रिकॉल वैल्यू कहते हैं। पता सबको है बोफोर्स क्या था, बस आपको याद दिलाने के लिए। और भी लंबी लिस्ट है, लेकिन कई कॉलर अपनी बात को कहना चाहते हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? चौहान सर। हाँ चौहान सर नमस्कार। बोलिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री इतने ईमानदार आदमी हैं, उनके बारे में जो राहुल जी बार बार गलत बोलते हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसी के ऊपर तो आज का शो है। हाँ, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। बहुत गलत अब शब्द बोलते हैं उनके लिए। एक प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए उनको। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। आज हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में कॉल है। मुझे लगता है कि लोगों ने इसको बड़ा सेंटिमेंट होकर लिया है, बड़ा भावनात्मक आधार पर लिया है कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कभी भी कोई आरोप नहीं लगा, वो ऐसा आरोप जो सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया, फिर भी राहुल गांधी लगा रहे। इसका मतलब इस देश के जनता ने, क्योंकि सामान्यतः पॉलिटिकल मुद्दों पर इतने ज्यादा कॉल नहीं होते जितने कॉल आज के शो में आ रहे हैं। देखिए। जय हिंद, बोलिए। क्या कहना है आपको? सर, ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये तो सर्वे पर ही है, इसके बाद भी ये ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हैं सर? यही तो हम कह रहे हैं सर। उसके बाद तो ये तो फिर ये किस्म से हमारे देश की सुरक्षा के लिए आघात है। हाँ जी सर, बिल्कुल। धन्यवाद मित्रों। तमाम घोटालों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन कुछ कॉलर की और बात सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। नेहरू, इंदिरा, उसके बाद राजीव, आगे भी बहुत कुछ है, क्योंकि घोटालों के बादशाहों की लंबी चौड़ी आरोपों की लिस्ट अभी बाकी है। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। क्या कहना है आपको? चलिए, शायद तकनीकी कारणों से कॉलर से बात नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आपको अब वो घोटाला बता रहा हूं जिस पर खुद राहुल गांधी, मोदी जी के ऊपर तो अभी आरोप भी सीधा नहीं हुआ, ना उनकी केस भी सुप्रीम कोर्ट ने ली, लेकिन जिस केस में खुद राहुल गांधी बेल पर हैं, उसको चोर नहीं तो क्या कहे, क्योंकि आप तो बेल पर है। हेराल्ड घोटाला।
के विरुद्ध संपत्ति के बेजा इस्तेमाल का केस भी दर्ज कराया गया। अब इसी मामले में आयकर विभाग ने प्रियंका गांधी की संलिप्तता भी पाई है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सर, मेरा नाम AK सिंह है। मैं ये गुजरात से बोल रहा हूँ सर। नमस्ते। हेलो, बोलिए। हाँ सर, ये बोल रहा हूँ सर कि चोर को जो जेल पर है उसको सारा इंडिया चोर ही नजर आती है सर। चलिए, शायद मैं पूरा आवाज नहीं सुन पाया। मेरे पास घोटालों की इतनी बड़ी लिस्ट है कि मैं शायद कॉलर को ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैं आपको ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले की बात देखिए। वर्ष 2013 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर इटली की चॉपर कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड से कमीशन लेने के आरोप लगे। दरअसल ऑगस्टा वेस्टलैंड से भारत को 36 अरब रुपए के सौदे के तहत 12 हेलीकॉप्टर खरीदने थे, जिसमें से 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की बात सामने आई। इतालवी कोर्ट ने माना कि इस मामले में भारतीय अफसरों और राजनेताओं को $15 मिलियन रिश्वत दी गई। इतालवी कोर्ट ने एक नोट में इशारा किया था कि सोनिया गांधी सौदे में पीछे से अहम भूमिका निभा रही थी। कोर्ट ने 225 पेज के फैसले में 4 बार सोनिया का जिक्र किया था। ये थी गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के कारनामों की फहरिस्त। गांधी परिवार के सदस्यों ने भ्रष्टाचार के जरिए अकूत दौलत और संपत्ति अर्जित की है। आज इस परिवार के पास देश विदेश में कई हजार करोड़ की संपत्ति बताई जाती है। आज तक तमाम प्रकार के घोटाले हुए, उनके आरोप हुए, लेकिन मोदी सरकार ने इस ऑगस्टा वेस्टलैंड, जिसको VIP हेलीकॉप्टर घोटाला कहा जाता है, उसके एक आरोपी को विदेश से पकड़कर हिंदुस्तान लाया। इस देश से अब तक गांधी घराने पर आरोप तो इस देश से आरोपी को भगाने के हैं, भले वो भोपाल गैस त्रासदी हो या तमाम प्रकार के और विदेशी आरोपी इस देश से भाग गए। पिछले दिनों केरला में जो हत्या हुई थी, वो इटली के मरीन के लोग अभी भी हिंदुस्तान उनको सजा नहीं सुना पाया है, लेकिन मोदी सरकार ने उनको इस VIP हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपों को देश में लाया है। मित्रों, लिस्ट तो लंबी है, लेकिन कुछ कॉलर, कुछ लिस्ट। आगे बढ़ते हैं, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ साहब, अरुण मिश्रा। बोलिए अरुण जी। मुझे ये कहना है कि साहब, जो विदेशी औरत होगी वो अपने देश का भला तो कभी कर ही नहीं सकती, और जिसके ऊपर खुद जो बेल पे चल रहा हो, लाखों रुपए का घोटाला करोड़ों का किया हो, वो तो दूसरे को कहेगा ही अपने को बचाने के लिए। लेकिन इसके ऊपर तो डिफेमेशन केस चलना चाहिए, इसको देश निकाला देना चाहिए कायदे से। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिए बगैर घोटालों की लिस्ट में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बीजेपी को भी इसके लिए दोषी मानता हूं। आखिर बीजेपी को 4.5 साल क्यों लगे रॉबर्ट वाड्रा जैसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, और अभी भी कार्रवाई की शुरुआत है। रॉबर्ट वाड्रा जेल में कब होगा, हिंदुस्तान पूछ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के आरोप थे उसका सत्य बाहर आना जरूरी है। इसलिए देखिए रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े कुछ ये तथ्य। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ वर्ष 2012 में DLF घोटाले का आरोप लगा, जो अब भी चल रहा है। उन पर शिकोहपुर गांव में कम दाम पर जमीन खरीदकर भारी मुनाफे में रियल एस्टेट कंपनी DLF को बेचने का आरोप लगा। रॉबर्ट वाड्रा पर DLF से 65 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन लेने का आरोप लगा। बिना ब्याज जैसे पैसे की अदायगी के पीछे कंपनी को राजनीतिक लाभ पहुंचाना मूल उद्देश्य था। ये तथ्य भी सामने आया कि केंद्र में कांग्रेस सरकार के रहते रॉबर्ट वाड्रा ने देश के कई और हिस्सों में भी बेहद कम कीमतों पर जमीनें खरीदी। आज भी इन घोटालों की जांच चल रही है और कोर्ट में कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन गांधी परिवार इन घोटालों को राजनीति से प्रेरित बताता है। वहीं बीकानेर में जमीन घोटाले का मामला भी लगा हुआ है।
राजस्थान के बीकानेर में हुए जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों के जमीन सौदे भी शामिल हैं। गलत जमीन सौदों के सिलसिले में 18 एफआईआर भी दर्ज है, जिनमें से 4 वाड्रा की कंपनी से जुड़ी हुई है। ये सारी एफआईआर 1400 बीघा जमीन जाली नामों से खरीदे जाने से जुड़ी है, जिनमें से 275 बीघा जमीन वाड्रा की कंपनियों के लिए जाली नामों से खरीदे जाने के आरोप हैं। वहीं प्रियंका वाड्रा पर भी सवाल उठे हैं। हरियाणा में ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट सामने आने पर भी कांग्रेस में खलबली मच चुकी है। भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की फांस में तब वाड्रा की पत्नी प्रियंका वाड्रा का भी नाम सामने आया। हालांकि प्रियंका वाड्रा ने इस पर सफाई दी, लेकिन सच ये है कि ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट में 20 से ज्यादा प्रॉपर्टीज की जानकारी दी गई है, जो वाड्रा और उनकी कंपनियों ने खरीदी थी। इनमें से एक भूखंड को स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से खरीदा था। आरोपों के अनुसार ओंकारेश्वर से खरीदी गई प्रॉपर्टी को फिर लैंड यूज में बदलाव के बाद कहीं ज्यादा कीमत पर डीएलएफ के हाथ बेच दिया गया था और इस तरह 50.50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हासिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा को डीएलएफ से जो पैसा मिला, क्या उसके एक हिस्से का इस्तेमाल उनकी पत्नी ने हरियाणा के फरीदाबाद में संपत्ति खरीदने के लिए नहीं किया? कमीशन ने 20 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज की रिपोर्ट दी है। जनरल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिन्हा साहब, मैंने कुछ घोटाले ही अभी बताए, अभी तो हिस्टोरिकल घोटालों को भी बताना बाकी है, लेकिन मैं आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपका अपडेट लेना चाहूंगा कि अगर मोदी जी को केवल आरोपों के आधार पर राहुल गांधी चोर कहते हैं तो गांधी घराने को क्या कहा जाए? गांधी घराना महाडकैत है। मैं खाली 2 चीज सरकार से और मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सोनिया गांधी को शादी के पहले, राजीव गांधी के शादी के पहले उसके पास कितना धन था और अभी कितना धन है? क्या ये सच नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र में विश्व की वो सबसे चौथी धनी व्यक्ति है? ये पैसा कैसे आया? रॉबर्ट वाड्रा का नेहरू परिवार में शादी होने के पहले कितना पैसा था? आज की तारीख में उसके पास कितना पैसा है? ये पैसा कैसे आया? इस पर एक जेपीसी या इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, व्हाइट पेपर पब्लिश होना चाहिए और पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए कि किस तरह से नेहरू परिवार ने इस देश का खून चूसा है, इनकम टैक्स पेयर्स का पैसा चूसा है और बांटा है। उन लोगों को बांटा है, नीरव मलयाइलों को बांटा है जो कि भगोड़ा हो गए हैं और उस पर भी दोष लगाया जा रहा है मोदी जी पे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में इस तरह का चोरी और छीना-जोरी, हिंदी में एक शब्द है चोरी और छीना-जोरी, तो ये चोरी भी करता है नेहरू परिवार और छीना-जोरी भी करता है और दूसरों पर उंगली उठाता है ताकि दूसरे उसको इस बिंदु पर न घेर पाए। तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एक घोटाला आप भूल गए सुरेश जी, एनरॉन केस में पाकिस्तान के लॉयर खबर कुरैशी को हिंदुस्तान के सोनिया गांधी ने हायर किया था, कांग्रेस ने हायर किया था और क्या हुआ? वो केस हम हार गए। वो कितने हजार करोड़ का लॉस लगा। एक चीज बताइए, एक हिंदुस्तान में क्या वकीलों की कमी थी? एक दुश्मन देश के वकील के साथ षड्यंत्र करके उसको आप आईसीजे में भेजते हैं और वो केस हम हार जाते हैं और हारने का पैसा है वो कांग्रेस अब खुद रखती है और कुछ खबर कुरैशी को देती है। तो ये पार्टी तो राष्ट्र का हित करती रही है। ये पार्टी देश के लिए सही नहीं है, ये राष्ट्रद्रोही पार्टी है, ये गैर जिम्मेदार पार्टी है और राहुल गांधी का जो मन है वो असंतुलित मन है। उसका एक फिजिकल चेकअप होना चाहिए कि क्या राजनीति में ऐसे व्यक्ति को परमिट किया जाए जो कि भारत के भाग्य विधाता बनने का सपना देखता है। मैं कहना चाहता हूं कि मेडिकल एग्जामिनेशन राहुल गांधी का हो क्योंकि वो मानसिक रूप से असंतुलित है और ये भी चेक किया जाए कि वो किसी तरह का नशा करता है कि नहीं करता है। ये भी चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि देश 132 करोड़ आबादी का नेता यदि इस तरह से असंतुलित बात करे तो ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है क्योंकि गलती से यदि वो सीट में आ गया तो इतना मखौल इस देश का मजाक उड़ाया जाएगा कि हम शर्म से डूब जाएंगे और देश पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा। तो राष्ट्र के हित के लिए चाहिए, सरकार को चाहिए कानून बनाए और कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, जिस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत
कोई भी व्यक्ति जो गैर जिम्मेदारा वक्तव्य देता है उसको या तो वो साबित करे और या तो राजनीतिक क्षेत्र से उसको पूरी तरह से बैन किया जाए। जब तक इस तरह नहीं होगा, विकास का मुद्दा हटा के उसको डाइवर्ट करने के लिए बिल्कुल हमें भी टीवी चैनल पर इतने घंटे लगाने की बारी इसलिए पड़ी क्योंकि राहुल गांधी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अगर उस राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष नहीं होते तो सड़क पर ऐसे ही आवारा घूमने वाले किसी के आरोपों पर चैनल को या किसी को भी क्यों समय लगाना पड़ता। लेकिन कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स खुद ये ध्यान दे कि क्या ये उनके पार्टी की क्रेडिबिलिटी या उनके पार्टी वर्कर होने पर सवाल नहीं उठाता है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जिसको पात्रता के आधार पर मोदी के सामने तुलना किया जाए तो क्या है उसके पास, लेकिन आज वो उसको मिलने वाले मीडिया के टाइम का शेयरिंग देश के प्रधानमंत्री को न केवल बदनाम करने बल्कि घनघोर शब्द, बल्कि उसके शब्दों के लिए मेरे पास हिंदी में शब्द नहीं है कि राहुल गांधी जो कर रहा है उसको कैसे कड़े शब्दों के साथ उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। ये आज का मुद्दा है और आज के मुद्दे पर कॉल करने बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सिन्हा साहब आपका धन्यवाद करता हूं, आप आज मुंबई से हमारे साथ जुड़े रहे। कुछ कॉलर के पास चलते हैं, उसके बाद में आपको घोटाले के अगली कुछ लिस्ट के तरफ लेके जाऊंगा। जय हिंद, बोलिए कॉलर, क्या कहना है आपको? मेरे को ये कहना है, मतलब जब डोकलाम जब एक वो चल रहा था हमारा इंडिया के और चाइना की आर्मी आमने सामने खड़ी थी डोकलाम में, जब डोकलाम में जब इंडिया की और चाइना की आर्मी आमने सामने खड़ी थी तब बिल्कुल इसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले सिन्हा साहब ने किया था। जो बात इन्होंने कही है, मित्रों, आज के बिंदास बोल में मैंने बीजेपी वाले को नहीं बुलाया, मैंने कांग्रेस वाले को नहीं बुलाया, मैंने किसी पत्रकार को नहीं बुलाया। हम जो बात कर रहे हो देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में बात करें। इस पर मैंने इसलिए भी बिंदास नहीं किया क्योंकि राहुल गांधी को आरोप लगाने का अधिकार है, मुझे भी है, आपको भी है, किसी को भी है, मोदी जी पर भी आरोप लगाने का अधिकार है। लेकिन जब उन आरोपों की जांच देश के सर्वोच्च न्यायालय में होने के बाद भी अगर ये कहें कि मैं कहूं वही सही, तो फिर उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। भाजपा वाले इसके ऊपर अन्य केवल मीडिया में आकर जवाब देकर राहुल गांधी को और आरोप लगाने का मौका क्यों दे रहे हैं मुझे पता नहीं। इसके अन्य तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में इस प्रकार की तुच्छ राजनीति कभी नहीं हुई जिसका अब हाल हो रहा है। और इसलिए भाजपा वाले अतीत में क्या हुआ इसको देखकर बड़े ही शालीन तरीके से जो जवाब दे रहे, उसके बजाय उनको अन्य तरीकों पर भी सोचना चाहिए। नहीं तो देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री के इज्जत दांव पर लगी है जिसने आपके सगे परिवार के सदस्यों को भी प्रधानमंत्री आवास में नहीं ठहराया है, जिसने अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं बनाई है। उनके भाई आज भी छोटे मोटे काम करते हैं और उनके तमाम रिश्तेदार किसी सरकारी सिफारिश के बगैर आज भी अपने प्रतिभा के आधार पर ही छोटे मोटे काम कर रहे हैं। मित्रों, मेरे पास तो गांधी परिवार के ऊपर लगे आरोपों के घोटालों की पुस्तक है, लिस्ट क्या है। मैं रविवार को आपके सामने एक ऐसी प्रस्तुति दूंगा कि जिसको आप नहीं, पूरा इतिहास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के तौर पर याद रखेगा, संभाल कर रखेगा कि गांधी परिवार और कांग्रेस के सत्ता के दौरान हिंदुस्तान में कितने लाख खरब करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे। अगर मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद भी राहुल गांधी चोर कहते हैं, तब गांधी परिवार को आप क्या कहेंगे? रविवार को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।